बैक टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे मिनी मेंटल असेसमेंट, फिज़िकल एग्जामिनेशन और मेंटल एग्जामिनेशन ऑफ मेंटल पेशेंट। तो इस यूनिट थर्ड की जो लास्ट टॉपिक बची है वो यही है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट में कैसे होगा और क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? ये जो होता है वो फिज़िकल असेसमेंट का ही पार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर उसके नर्वस सिस्टम में कोई भी डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट एब्सेंट है, ये हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब देखते हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में जो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम कर सकते हैं। तो पहला आएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, स्पेशल सेरेब्रल फंक्शन, क्रेनियल नर्व के सारे फंक्शन देखेंगे, फिर मोटर फंक्शन देखेंगे, सेंसरी देखेंगे, सेरेब्रल देखेंगे और रिफ्लेक्सेस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें हम पहले एप में चेक करेंगे पेशेंट की अलर्टनेस, वो कैसा है, वो एवेक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, इमिडिएट कर रहा है, अप्रोप्रिएट कर रहा है एक वर्बल स्टिमुलेशन पे। लेथार्जिक में क्या होगा कि पेशेंट के अंदर राउजिनेस होगा, पेशेंट जो होगा वो अटेंटिव होगा, लेकिन जो अराउजल उसका होगा वो बहुत इजीली हो जाएगा, वो फ्रिक्वेंट स्लीप में चला जाएगा। स्टूपरस क्या होता है कि थोड़ा पेशेंट का अराउजल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन वो कोऑपरेट कर लेता है, बहुत रेयरली करता है, लेकिन स्टिमुलेशन देने पे वो कोऑपरेट कर लेता है, चांसेस रहते हैं। सेमी कोमेटोज में क्या होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी खो चुका होता है। किस स्टिमुलस पे? तो वर्बल स्टिमुली पे। कोमेटोज, इसमें क्या होता है कि तुम वर्बल स्टिमुली दो या पेनफुल स्टिमुली दो, पेशेंट के अंदर मोटर एक्टिविटी सीन नहीं होगी, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हम पेशेंट के अंदर ग्लासकोगोमा स्केल का यूज़ करते हैं कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे एनएफ में और साइकोलॉजी में। अब सेकंड एस्पेक्ट जो है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे, स्पीच चेक करेंगे, थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन, उसका अटेंशन देखते हैं, कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, जनरल नॉलेज। इन सब बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन या मेंटल असेसमेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिर रीजनिंग, जजमेंटल, इनसाइड। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है स्पेशल सेरेब्रल फंक्शन। तो इसमें सेरेब्रल फंक्शंस को हम देखते हैं। पहली जो आएगी वो आएगी एग्नोसिया। तो एग्नोसिया क्या होती है? ये एक एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने थॉट के थ्रू किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को। तो नेक्स्ट है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होती है? इसमें पेशेंट जो है वो अपनी स्किल को कैरी आउट नहीं कर पाता है, जबकि वो पैरालिसिस नहीं होती है, लेकिन पैरालिसिस का पेशेंट नहीं होगा, लेकिन वो अपने फंक्शन को कैरी आउट, अपनी स्किल को कैरी आउट नहीं कर पाएगा। एफेसिया, तो एफेसिया क्या होती है कि पेशेंट बात ही नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीच दो होगी, उसकी स्पीच कैसी होगी? वो इनएप्रोप्रिएट होगी। तो फोर्थ एस्पेक्ट में हम देखते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे, तो हम पहले क्रेनियल नर्व से स्टार्ट करते हैं। ये जो होगी वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है ब्रेन स्टेम के बारे में, कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो कैसा वर्क कर रहा है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। तो पहले हम क्रेनियल नर्व से स्टार्ट करेंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व, ये जो होती है उसका फंक्शन होता है कि सेंस करना। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होती है? वो सेंस करती है किसको? स्मेल को। तो हम पेशेंट से पूछेंगे, उसको एक कोई भी स्मेल के लिए ऑब्जेक्ट देंगे, कोई भी एरोमेटिक ऑब्जेक्ट देंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट देंगे हम उसको, वो नॉन इरिटेंट होगा, उसकी ऑर्डर पहचानी होगी उसको। जैसे आइसोप्रोपाइल हो सकता है, हम कॉफ़ी दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसके दोनों नॉस्ट्रल पे उसको लगा देंगे और आई को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि ये ऑर्डर क्या है। जो पेशेंट है अगर वो किसी भी स्मेल को परसीव कर पाता है तो हम उसको नर्व फंक्शनिंग कंसिडर करेंगे कि पेशेंट का नर्व ठीक है। और ये किस वजह से होता है? तो ये एनमेसिया की वजह, सेरिब्रोफ्रॉम पैलेट फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। सेकेंड नंबर पे जो नर्व आती है वो आती है ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या होती है? ये इंस्पेक्ट करती है हमारे आई में फॉरेन
बॉडी को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम टेस्ट के लिए हम पेशेंट की आई को लेंगे और उसके अंदर फॉरेन बॉडी, कैटरेक्ट या किसी इन्फ्लामेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। फिर हम उसकी विजुअल एक्यूटी करते हैं स्नेलन चार्ट से, या कोई भी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको कहेंगे या न्यूज़पेपर देंगे, उसकी विजुअल टेस्ट करते हैं, बोलेंगे कि इसको पढ़ के बताओ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कि हम डिटरमाइन करेंगे कि उसका विज़न जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, किसी एक डायरेक्शन में या बहुत से डायरेक्शन में, जिसके लिए हम पेशेंट की पहले हाफ फील्ड चेक करते हैं, फिर मिडल पोर्शन, बाद में दोनों साइडेड चेक करते हैं। ये जो है वो इंडिकेट करती है वेरियस प्रॉब्लम जो कि ब्रेन से होती है। एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे कि एग्जामाइन करने के लिए जो आई फंडस है उसको हम ऑप्थेल्मोस्कोप से चेक करते हैं, और उसके बाद हम उसका ग्रॉस इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें आई फंडस को हम चेक करेंगे। अगर उसमें कोई भी हमें एबनॉर्मलिटी दिखती है तो वो किस वजह से दिखेगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें बताएगी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में, कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है ऑर्बिट या आई बॉल्स में। जो थर्ड आता है वो आता है एक्यूलोमोटर। तो एक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस नर्व, इन हम तीन नर्व को एक साथ में देखते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ मोटर रिस्पॉन्स करती हैं। तो ये क्या करती है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन के बाद ये इलेवेट कर देती है हमारी अपर लीड को, जो आई की अपर लीड होती है उसको इलेवेट कर देती है। जो प्यूपिल होती है उसकी दोनों साइड इक्वल होती है और वो राउंड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेटा हेड को क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, और इससे प्यूपिल जो होगी वो टेम्पोरल साइड पे चली जाती है। फिर प्यूपिल को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, उसके लिए हम लाइट जलाते हैं उस पर, और फिर चेक करते हैं लाइट जला करके हमारी आँखों पे। फिर टेस्ट एकोमोडेशन, उसके लिए क्या करेंगे, जो एक आई है उसको फोकस कराते हैं किसी पास के ऑब्जेक्ट पे, और फिर उसके बाद जो लाइट का सोर्स है उसको हम हटा देते हैं, और फिर उसको हम किसी भी रूम के बाहर फिंगर दिखाते हैं जो कि 6 इंचेस दूर होती है नोज़ के, और फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि इसी नोज़ के जो नोज़ है उसके आई और फिंगर के डायरेक्शन में वो देखे। और फिर ये जो हमारे थर्ड, फोर्थ और सिक्स नंबर की नर्व है वो आई डायरेक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम 6 कार्डिनल डायरेक्शन में देख पाते हैं गैज़ में। और ये जो पेशेंट है उसके होल्ड को हम होल्ड करेंगे उसके हेड को, और वो स्टिल वो फॉलो करेगा हमारे फिंगर को, जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में हम वो फिंगर अपनी घुमाते हैं। और जब हम अपनी फिंगर घुमाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं निस्टेगमस। निस्टेगमस क्या होता है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट कुछ भी हो जाए तो उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है कि जैसे हम फिंगर घुमा रहे हैं वैसे ही पेशेंट की आई मूवमेंट भी हो रही है या नहीं। हम रिदमिक आई मूवमेंट चेक करते हैं जिसमें हम वर्टिकल, हॉरिजेंटल और रोटेशनल मोशन कराते हैं। इसमें फाइंडिंग क्या होती है, इसमें हम नर्व प्रेशर फाइंड करते हैं जो कि ब्रेन स्टेम के फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, ऑर्बिट को या आईसीपी इंक्रीज है, या कोई भी ट्यूमर या ट्रॉमा हुआ हो। फोर्थ नंबर पे आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल क्या है, ये मोटर डिवीज़न करती है और सेंसरी डिवीज़न दोनों करती है। तो मोटर डिवीज़न में हम क्या करेंगे, हम ये मसल मास्टिकेशन में हेल्प करती है, ये हमारे जॉ को ओपन करने में, क्लोज करने में, माउथ को रसिस्ट के अगेंस्ट यूज़ करने में, हमारी माउथ को वाइडली ओपन करने के लिए और हमारी जॉ को साइड टू साइड चीविंग मोमेंट में हेल्प करती है। और इन सब चीज़ों के लिए हम वो कराते हैं, हम बोलते हैं पेशेंट को अपना मुंह खोलने के लिए, उसके बाद उसको चीविंग करने के लिए बोलते हैं। और इस सब चीज़ में हम जब ये टेस्ट करते हैं तो हम नोट करते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है हमारे पेशेंट के अंदर। फिर सेंसरी डिवीज़न में हम क्या करते हैं, उसका सेंसेशन चेक करते हैं, फेस, स्काल्प और कॉर्निया का, और नेज़ल और ओरल कैविटी का भी। इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट का सेंस कैसा आ रहा है उसके फेस पे, स्काल्प पे, कॉर्निया और नेज़ल ओरल कैविटी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की आई को क्लोज कर देंगे या उस पर कोई भी पेन स्टिमुलस देंगे। कॉटन जो होता है उससे हम उसकी आई को टच करते हैं, हम देखते हैं उसको टच फील हो रहा है नहीं। कोई भी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट से हम टेम्परेचर चेक कर लेंगे। बोथ साइड हम फेस के टैप करते हैं, हेड को वर्टिकल में और चिन को, ताकि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस का हमें पता चल सके।
फिर 5th नंबर पे आ जाती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कैसी होती है? सेंसरी और मोटर दोनों होती है। ये मसल कंट्रोल करती है फेशियल एक्सप्रेशंस के। ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो फेशियल मसल जो है वो कैसे मूव करेगी, क्या एक्सप्रेस करेगी, उसको कंट्रोल करती है। हम पेशेंट को बोलेंगे कि तुम स्माइल करो, फिर उसको हम बोलेंगे कि अपना फोरहेड ऊपर करो और आइज़ को, आईब्रोज जो हैं उसको भी ऊपर करो। हम उसको क्लोज और ओपन करने के लिए बोलते हैं आइज़ को। उसके बाद हम उसको सीटी बजाने को भी बोलते हैं। और इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि कोई भी उसका चीक जो है वो पफ आउट तो नहीं हो रहा है, टंग कैसे एक्ट कर रही है, कोई स्ट्राइक तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम सेंसरी के लिए उसको टेस्ट कराते हैं पेशेंट के एंटीरियर साइड ऑफ टंग पे। फिर उसके बाद ओवरऑल भी हम पेशेंट को कोई भी टेस्ट लगा करके चेक कराएंगे कि तुम चेक करो तुम्हें टंग में टेस्ट आ रहा है या नहीं। और उसके बाद हम उसको थोड़ा पानी भी ड्रिंक कराते हैं जिसकी वजह से हम देख सकें कि जो टंग है वो कैसा मूवमेंट कर रहा है। जो 6 नंबर पे आती है वो आती है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर क्या है? ये जो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ये सेंसरी होती है और इसके 2 डिवीज़न होते हैं। एक तो कॉक्लियर होती है, दूसरी वेस्टिबुलर होती है। जो कॉक्लियर होती है वो पेशेंट के अंदर हियरिंग का काम करती है, तो उसके लिए हम हियरिंग टेस्ट करते हैं जिसमें हम ऑडिटरी एक्टिविटीज़ कराते हैं। विस्पर वॉइस मतलब हम पेशेंट को कुछ दूर पे बिठाते हैं और कुछ दूर से बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी कैसी है। टनी फॉक में हम क्या करते हैं कि हम उसका एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन देखते हैं रेनियन और वर्बर टेस्ट के थ्रू। फिर सेकंड नंबर पे इसकी जो सेकंड पार्ट आएगी वो हो जाएगी वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर क्या करती है? ये हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। ये हमारे आई, नेक और ट्रंक के एक्सट्रीमिटीज़ का मसल्स जो है उसको कोऑर्डिनेट कराती है। इसके लिए हम पेशेंट को टेस्ट कराते हैं, रॉम्बक टेस्ट कराते हैं और कैलोरिक टेस्ट कराते हैं जो कि ऑक्यूलो वेस्टिबुलर टेस्ट होता है। इसके लिए हम स्टिग्मोग्राफी भी कराते हैं, ENG। और इसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या निकलती है? में आती है मिनियस डिजीज़। मिनियस डिजीज़ क्या होती है कि इसमें जो पेशेंट है वो अपने कोऑर्डिनेशन को नहीं कर पाता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है। 9 नंबर की जो नर्व है वो है ग्लोसोफेरेंजियल। तो ग्लोसोफेरेंजियल है 9 नंबर की है। 10 नंबर पे आ जाती है वेगस नर्व। 9, 10 दोनों मिल करके मोटर और सेंसरी कंपोनेंट बनाती हैं जिसमें ये ओवरलैप करती हैं इनर्वेशन के साथ जो हमारी फेरिंग्स की नर्व है। इसके लिए हम टेस्ट क्या करते हैं? इसके लिए हम माउथ को वाइडली ओपन कराते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आ बोलने के लिए। फिर हम टंग डिप्रेशर को टंग के ऊपर प्लेस करते हैं। उसके बाद जो भी 1/3 पार्ट होता है हमारे पैलेट का उसको फ्लैटन कर देते हैं और हम इन्हेंस करके विजुअलाइजेशन करते हैं टंग का। और इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं पोजीशन और मूवमेंट वोल्वुला का और पैलेट का। इसमें जो पैलेट होता है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और वल्वा कैसा होना चाहिए? वो मिड लाइन में होना चाहिए। इसके लिए टेस्ट में क्या करेंगे? गैग रिफ्लेक्स देखते हैं और हम टच करते हैं फेरिंग्स को दोनों साइड से। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को भी सॉलो करा करके टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब टेस्ट इसमें क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर थर्ड जो हमारे टंग का पार्ट होता है उसको 8 नंबर की जो नर्व होती है वो कंडक्ट करती है। और 9 नंबर की नर्व जो है अगर वो डिसफंक्शन कर जाए तो लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है और लॉस ऑफ सेंस हो जाता है। हम अगर ग्लोसोफेरेंजियल जो है वो वर्क नहीं करेगी प्रॉपरली तो जो हमारे टंग का सेंसेशन है वो चला जाएगा। जो 11 नंबर की क्रेनियल नर्व आती है वो आती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ये कैसी होती है? ये खाली मोटर कंपोनेंट को शो करती है। ये क्या करती है? ये करती है स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स को जो कि हमारे ट्रेपेजियस मसल के अपर पोर्शन पे लोकेटेड होती है। इसके लिए टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? ट्रेपेजियस मसल है तो हम शोल्डर को एलिवेट करा देंगे, हेड को टिल्ट कराएंगे, देन क्या करेंगे? उसको साइड से अनदर अप कराते हैं टिल्ट कराने के बाद। फिर हम रिसिस्ट करते हैं अटेम्प्ट को बार बार। उसके बाद हम चिन को क्या करेंगे? उसको ऐसे पुल करके बैकवर्ड के मिड लाइन में लेकर के जाते हैं। फिर हेड को क्या करेंगे? हम पुश करके फॉरवर्ड अगेन करते हैं रेसिस्टेंस के थ्रू। अब इसमें डिसऑर्डर कौन कौन से आ जाते हैं? शोल्डर का ड्रॉपिंग होना, मसल में एट्रोपी हो जाना, या फिर जो शोल्डर है उसका वीक सर्ज हो जाना, या जो भी हमारी वीकनेस है वो हेड को टर्न होने से रोकती है। अब हाइपोग्लॉसल नर्व जो होती है वो 12 नंबर की नर्व
होती है, ये ओनली मोटर कंपोनेंट को करती है। ये टंग को साइड बाय साइड और आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए बोलेंगे कि तुम अपने टंग को बाहर निकालो, उसको वन साइड टू अनदर साइड लेके जाओ एंड उसको अप करो, डाउन करो, बाहर निकालो, अंदर लो। ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ये मिड लाइन से डेविएशन हो सकता है टंग का। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, नेक ट्रॉमा, मेजर ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाए तो। 5th नंबर पे हम देख लेंगे मोटर फंक्शन। किसी भी मसल का मोटर फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले मसल की साइज़ देख लेंगे, मसल की स्ट्रेंथ देख लेंगे, मसल का टोन देखेंगे, उसके बाद मसल का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, गेट देखेंगे और मसल की मूवमेंट देख लेंगे। तो मसल साइज़ में हम क्या देखते हैं, हम जो ग्रुप ऑफ मसल है उसको ऑल इंस्पेक्ट करते हैं बायलेटरली, सिमेट्रिकली, और देखेंगे कोई इसमें हाइपोट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी मूवमेंट तो नहीं है। फिर मसल स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे, हम मसल स्ट्रेंथ के लिए उसको जो ग्रुप ऑफ मसल है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट करते हैं, रेसिस्टेंस करेंगे और फिर हम एक एक्सट्रेमिटी कंपेयर स्केल के थ्रू उसको पॉइंट्स देते हैं। अगर मसल जो है वो फुली स्ट्रेंथ में है तो हम कितना देंगे, 5/5। उसका रेंज ऑफ मोशन तो पूरा है, लेकिन जो हम रेसिस्टेंस अप्लाइड किए हैं उसके साइड में, तो वो रेसिस्टेंस से कैसा है, थोड़ा सा वीक है, तो हम कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। और 3 नंबर हम तब देंगे जब जो हमारा मसल है वो सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर पा रहा है, वो हमारे रेसिस्टेंस जो हमने अप्लाइड किया है उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। हम 2 नंबर कब देंगे, हम 2 नंबर तब देंगे जब वो ग्रेविटी से भी ओवरकम नहीं कर पाएगा, और 1 नंबर तब देंगे जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन खाली पाल्पेबल होगी, विजिबल नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी, बस लगेगा कि हाँ हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी। और 0 नंबर तब देंगे जब वो कॉन्ट्रैक्शन जो था वो दिखेगा ही नहीं, कोई भी मूवमेंट हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब हम उसको 0 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मसल टोन। मसल टोन क्या होती है, ये पैसिव मोशन होती है हमारे मसल की। अगर मसल टोन डिक्रीज हो जाए तो उसको हाइपोटोनिसिटी बोलते हैं, और ये क्या होगा कि उसमें मसल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लॉबी हो जाएगी। और अगर मसल टोन इंक्रीज हो जाती है तो उसको हाइपर टोनिसिटी बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि जो मूवमेंट है वो रेसिस्टेंट हो जाएगी, मसल रिजिड हो जाएगी, सेप्टिक हो जाएगी, और उसमें एबनॉर्मलिटी, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन ऑफ पोस्चर हमें देखने मिलेगा। मसल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो मसल कोऑर्डिनेशन इंडिकेट करता है हमारे सेरिब्रल और पोस्टीरियर कॉमन लेजन फंक्शन को, जो कि प्रॉपर होती है। गेट और स्टेशन, इसमें क्या करते हैं कि हम उसको 1 फुट पे वॉक करने को कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर पेशेंट उसमें प्रॉपरली वॉक कर पाता है, इसका मतलब ये है कि उसका गेट और स्टेशन दोनों प्रॉपर है। मूवमेंट मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एक होता है फाइन और ग्रॉस एबनॉर्मल मूवमेंट। अगर पेशेंट अपनी मूवमेंट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फाइन मोटर डेवलपमेंट हो या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो, वो उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल मूवमेंट में आता है। सेंसरी फंक्शन, तो सेंस देते हैं, हम उसको पेन देते हैं, वाइब्रेशन से, पोजीशन से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसके बाद हम उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं, उसके बाद हम कोऑपरेटिव, पेशेंट हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है, उसका जो पर्टिकुलर एरिया है बॉडी का वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो सेंस कर पा रहा है चीज़ों को या नहीं कर पा रहा है। अब देखेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ सेंसेशन। अगर सेंसेशन की एबनॉर्मलिटी क्या क्या होगी, तो डिस्थेनिया क्या होता है, ये एक वेल लोकलाइज इरिटेटिंग होता है, मतलब कि पेशेंट को हम क्या करेंगे, कुछ भी छुएंगे तो उसको उतने से बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा। जैसे कि इसमें सेंसेशन में वार्म, कोल्ड और ईचिंग, उसको अपने आप ही ये चीज़ें होगी। पैरास्थेशिया में क्या हो जाता है कि जो स्टिमुली है उसको हम थोड़ी सी देते हैं, लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा फील होती है, बिना किसी स्टिमुलस के वहाँ पे उसको चीज़ें फील होना। नेक्स्ट है एनेस्थेसिया। तो नेक्स्ट है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया क्या होता है, इसमें जो पेशेंट का सेंस है वो एब्सेंट रहता है, टच ऑफ सेंस एब्सेंट रहेगा। हाइपोस्थेशिया, इसमें क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस ही हो जाएगा, सेंस ऑफ टच रहेगा बट रिड्यूस रहेगा। हाइपरथेशिया, तो हाइपरथेशिया में क्या होगा कि ये जो टच है वो ओवर परसेप्शन होगा, कुछ नहीं रहेगा, फिर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई मुझे टच कर रहा है। एनाल्जेसिया, इसमें हम पेन को सेंस करते हैं, जबकि पेन होता नहीं है लेकिन हमें पेन सेंस होता है। हाइपो एल्जेशिया, तो हाइपो एल्जेशिया में क्या होगा कि पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, हम उसको पेन स्टिमुलस देंगे लेकिन उसको
थोड़ी थोड़ी फीलिंग होगी। और हाइपर एल्जेशिया, इसमें क्या होगा कि बिना सेंस के पेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम असेसमेंट करेंगे सेरेब्रल फंक्शन का कि वो कैसे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करता है। इसमें हम क्या करेंगे, फिंगर टू फिंगर टेस्ट। जो इंडेक्स फिंगर नर्स की होगी, नर्स जो है वो बोलेगी पेशेंट को कि तुम भी अपनी इंडेक्स फिंगर को मेरे इंडेक्स फिंगर्स के टिप से टच कराओ, और इसको हम सेवरल टाइम बार बार रिपीट करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली कर पाता है, दैट्स मीन ये है कि उसको जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है, जो सेरेब्रल फंक्शन है, वो बैलेंस्ड है, प्रॉपर है। फिर फिंगर टू नोज़, हम उसके इंडेक्स फिंगर के टिप को बोलेंगे कि नोज़ फिंगर टिप से टच कराओ, और एक बार ये चीज़ें हम ओपन आइज़ में कराएंगे, एक बार ये चीज़ें हम क्लोज आइज़ में कराएंगे। रैमबर्ग टेस्ट क्या होता है कि हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करेंगे, उसका जो लेग है और आर्म है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब हाथ भी पूरा सीधे, सावधान वाली जो नहीं होती सावधान, वैसे खड़े होना है। और वैसे खड़े होने के बाद उसको सेम बैलेंसिंग हमें 10 सेकंड तक चेक करना होता है रैमबर्ग टेस्ट में। उसके बाद आता है टेंडोम वॉकिंग टेस्ट। टेंडोम वॉकिंग टेस्ट में क्या करेंगे कि जिस पोजीशन में मैंने उसको खड़ा किया था रैमबर्ग टेस्ट में, सेम उसी पोजीशन में हम उसको हील्स के ऊपर ऐसे बोल देंगे एड़ियाँ उठा लो, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, बोलेंगे कि अपने गेट को ऐसे ही बना करके उसके ऊपर चलो। अगर वो चल लेता है, सक्सेस हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेटेड है। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट का हमारे 8वां पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें क्या करेंगे, हम सेंसरी मोटर दोनों पाथवे को चेक करते हैं, उसकी लोकेशन, उसका नेचर, उसका प्रोग्रेस और उसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, ये क्यूटेनियस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये ऑब्जेक्ट को डैमेज नहीं करता, एब्सेंट नहीं होता है। ये पिरामिडल ट्रैक में बस एब्सेंट होगा, यही इसका एक डिसऑर्डर, बाकी हर जगह प्रेजेंट होता है। ये स्टिमुलेट होता है स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन से। सेकेंड जो आता है वो आता है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। कि एब्डोमिनल रिफ्लेक्स क्या होगा, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्डोमिनल मसल्स को, मूव करेंगे किस चीज़ को, एम्बेलिकस टुवर्ड द स्टिमुलेटेड साइड। जो भी हम स्टिमुलेशन देंगे वो एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू देंगे, और इसमें हम देखेंगे मूवमेंट एब्डोमिनल मसल का। प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें जो फुट होता है उसमें हम टो रिफ्लेक्स को देखते हैं कि वो टो कैसे कर रहा है, स्क्रैचिंग करके। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, इसमें जो है वो टच करेंगे हम कॉर्निया को किसी भी कॉटन के थ्रू, तो क्या करेगी, आइस ब्लिंक करेगी। फेरेंजियल रिफ्लेक्स यानी कि गैग रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि हम टंग ब्लेड को, जो हमारी टंग की ब्लेड होती है उसको हम देखते हैं किसके थ्रू, थ्रोट और फेरेंज के। नॉर्मली प्रोसीजर कोई भी करेंगे तो गैग आता है। गेमेस रिफ्लेक्स में हम देखते हैं इनर थाइस की मूवमेंट। और उसके बाद लास्ट में आता है एनल रिफ्लेक्स। अगर हम ग्लव्स के थ्रू, हम अपने फिंगर्स पे या हैंड पे ग्लव पहनते हैं, उसके बाद पैरी, जो हमारी पैरी एनल स्किन होती है, वहाँ पे हम उसको स्टिमुलेशन देंगे, टच करेंगे, तो जो रेक्टल का स्पिंचर होगा वो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अब हम इसके बी पार्ट में देखेंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है, हम मायोटॉक्टिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ए में आ जाता है बाइसेप का जर्क करना। अगर हम स्टिमुलेशन देंगे बाइसेप मसल्स पे तो क्या हो जाएगी, जो बाइसेप की मसल्स है वो जर्क करेगी, यानी कि फोर आर्म कैसा हो जाएगा, फ्लैक्शन हो जाएगा। अगर ट्राइसेप पे करेंगे तो क्या होगा, फोर आर्म एक्सटेंशन होगा। अगर ब्रेकियो रेडियल जर्क को चेक करेंगे या फिर सुपिनेटर रिफ्लेक्स देंगे तो हमारी एल्बो जो है वो खुल जाएगी, सुपिनेशन हो जाएगा फोर आर्म का, और फ्लैक्शन भी होगा। जो फिंगर्स हमारे हैंड की हैं उनका भी फ्लैक्शन हो जाएगा। अगर हम नी पे कोई भी क्वाड्रिसेप जर्क को देते हैं तो पटेलार रिफ्लेक्स आएगा। पटेलार रिफ्लेक्स क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा लेग जो है वो एक्सटेंशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरी वीडियो में कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं।